नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आरएस प्रीलिम्स का पेपर आज कंप्लीट हो गया है और आप सभी ने जो मेहनत की थी उस मेहनत के हिसाब से उस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं लगभग 25 क्वेश्चन पॉलिटी के आज पूछे गए हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी वाला पार्ट आया है। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं तुलनात्मक रूप से सरल और एवरेज क्वेश्चन वो हैं। कठिन क्वेश्चन उसमें एक दो ही क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन ही कठिन है और अच्छा पेपर है ओवरऑल। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से जो पॉलिटी को लेकर हम लोग अपने एप्लीकेशन पॉलिटी जोन पर और यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस ला रहे थे या ई नोट्स हमने जो अपलोड करवाए थे और मैंने उसके जो है यहाँ सोर्सेज भी लिए हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें से मिली हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटी जोन पर, तो आप सभी को फ़ायदा मिला होगा। ये थंबनेल हमारी टेक्निकल टीम ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा बना दिया है। हमेशा की तरह प्रमाण के साथ जो पॉलिटी के प्रश्न है उनको हल कर लेते हैं फटाफट से, और उसमें मैं ऑथेंटिक सोर्सेज भी दिखाते आऊंगा। बहुत सारे सोर्स तो हम ही ने जो क्लासेस में बताए थे उसमें से मिल जाएंगे। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आया है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था। करंट के लिहाज से वैसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर जो राजस्थान पॉलिटी के कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसके अंतर्गत, क्योंकि एक टेस्ट पेपर पॉलिटी जोन पर लगभग हफ्ते 10 दिन पहले हमने कंडक्ट कराया था और उसके जो वीडियो सॉल्यूशन थे 5 पार्ट्स में मैंने 20-20 क्वेश्चन करके कराए थे। उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 62 जो था वो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उदयपुर इसमें है आंसर 4 नंबर। ठीक है, और ये वो पेपर था जो हमने कंडक्ट कराया था। इस पेपर में ये क्वेश्चन है हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संगोष्ठी का आयोजन अगस्त 2023 में राजस्थान के किस शहर में किया गया। उदयपुर में किया गया। ये एक्चुअली पॉलिटी जोन पर कोर्सेज और कोर्सेज के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मैं कंडक्ट कराता हूं और ये उसका पोर्टल है। जब टेस्ट आप लोग देते हैं तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रमाण रहता है तो सही रहती हैं चीजें। तो उदयपुर ये दिया था तो ये सही हो गया होगा आप लोगों का। ये मैंने जो यूट्यूब पर इसका सॉल्यूशन करवाया था, ये उसका स्क्रीनशॉट जो है हमारी टेक्निकल टीम ने दिया है, ये यूट्यूब चैनल पे कराया गया था। खैर, और ये कोर्सेज की जानकारी है। हम आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान राज्य का प्रथम राज्य प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया, तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जयपुर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सही किया होगा आप लोगों का। ये हमारे जो ई नोट्स है उसमें हमने ये दे रखा था पहले भी। ई नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाले थे। राजस्थान पॉलिटी के 3 पार्ट्स में ई नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी डाले थे। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में ये काफी महत्वपूर्ण रूप से काफी हजारों विद्यार्थियों ने इनको पढ़ा है और अपनी एप्लीकेशन पे भी हमने अपलोड किए थे। तो यहाँ हमने लिखा है 30 मार्च 1949 से लेकर के और अक्टूबर 1956 तक सवाई मानसिंह राजस्थान के राज प्रमुख रहे। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 से राज प्रमुख का पदनाम राज्यपाल कर दिया गया और 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। फिर श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी का संदर्भ दे रखा है, तो काफी डिटेल में ई नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहां से चीजें आ रही हैं, अच्छा है। फिर अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, उसके निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। तो देखिए, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में यह आयोग गठित हुआ था और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3 नाम है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4 जो है इसमें 3 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सरल ही है, सरल और एवरेज है। कुछ क्वेश्चन कठिन है, लेकिन देखिए मेरिट में हर प्रकार के क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्वेश्चन भारत की संविधान सभा के बारे में था। निम्नांकित विचार करना है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो 12वां अधिवेशन है। मैंने संविधान सभा के अधिवेशन तो बहुत डिटेल में कोर्सेज में भी करा रखे हैं और यूट्यूब पे भी कराए हुए हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, 12वां अधिवेशन था ये। और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। बिल्कुल निर्विरोध हुआ निर्वाचन हालांकि। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। 4 नंबर इसमें। ये ई नोट्स जो हमारे एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, अराउंड 100 से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो पॉलिटी के कोर्स में समाहित हैं। ठीक है, जो पॉलिटी के कोर्स में जुड़े हुए विद्यार्थी जानते हैं, जो विद्यार्थी भविष्य में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। पॉलिटी का कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से 100 से ज्यादा वीडियोज उसमें है। मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स हमारे पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उन सभी का इसमें समावेशन है। ई नोट्स है, पैनल पीडीएफ है, टेस्ट पेपर है। देखिए, 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था। ठीक है, ये ई नोट्स में दिया हुआ है और ये ई नोट्स तो मुझे लगता है मैंने कई महीने पहले अपलोड कर दिया था। वो ई नोट्स है, मेरी किताब जो आई पॉलिटी की उसके अंतर्गत भी ये चीज दी हुई है। संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी का कार्य संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर के द्वारा किया गया।
और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित और उसका अनुमोदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तो सारी जानकारी डिटेल में दे रखी है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो 8 अनुसूचियां संविधान में मूल रूप से थी। 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन के द्वारा, और अनुच्छेद 31A और 31B का समावेशन किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची का संबंध जो है वो अनुच्छेद 31B से, ठीक है, 31B से इसका संबंध माना जाता है। और इसका संदर्भ होता है कि जो विधियां हैं, राज्य की विधियां, उनको न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने के संदर्भ में ये 9वीं अनुसूची का समावेशन किया गया था, ठीक है। बहुत अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग मानते हैं। बार बार मैं कहता रहा हूं कि अनुसूचियां हमेशा याद होनी चाहिए। अभी पेपर होने से कुछ 2-4 दिन पहले तक भी मैं बार बार ये कह रहा था अपनी क्लासेस में, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन में भी, कि अनुसूचियां याद करके जाइए, एक आध अनुसूची पूछ लेते हैं। और 12 अनुसूचियां मैंने रिपीट भी की थी, एक वीडियो मुझे ध्यान है। तो 9वीं अनुसूची का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फिर मेनका गांधीवाद, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं। और इसकी लैंग्वेज भी एक्चुअली क्या है, बिल्कुल जो लीगल टर्म की लैंग्वेज है वो इसमें ग्रहण की है। जिस भी किताब से बनाया गया है ये उस किताब में एग्जैक्ट ये लीगल टर्म होगी। इंग्लिश में ये टर्म फिर सरल है, हिंदी में थोड़ा कठिन हो जाती है। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन, देखिए निर्वचन शब्द कई बार मैं बोलता हूं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में निर्वचन शब्द कई जगह मिलता है, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना था, यानी गलत कथन को पहचानना था। तो 4th नंबर तो देखते हैं हम, 4 से चलते हैं एक बार। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या था कि आर्टिकल 21 में लिखा है कि भारत में किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और गोपालनवाद से लेकर मेनका गांधी केस से पहले तक न्यायपालिका के द्वारा इस लाइन का अक्षरशः जो है अनुपालन किया गया, और खासकर आपातकाल के समय इस पर काफी अधिक चर्चा हुई। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का जो केस है, हेबियस कॉर्पस वाद भी जिसको बोलते हैं, उसमें इसकी विशेष रूप से चर्चा हुई थी। बाद में 1978 में मेनका गांधी जो वाद आया, उस वाद में इस जो संदर्भ था इसको महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया। शब्द तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया दिया हुआ है, लेकिन यह माना गया कि कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो भी उचित, तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। और जो विधि की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिकन विधि का एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है, उसके समानार्थक ये होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 21 1914 परस्पर अनन्य नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेनका गांधीवाद में खास रूप से कहा गया कि आर्टिकल 21 19 और 24 के मध्य, आर्टिकल 21 19 और 14 के मध्य कोई भी लौह दीवार नहीं है ना। ये जो लाइन है कि इनके मध्य कोई लौह दीवार नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 को अलग रूप से व्याख्या करें, 19 की अलग व्याख्या करें, 21 की अलग व्याख्या करें। ये परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इनके मध्य कोई भी लोहे की दीवार नहीं है, ठीक है। तो ये है, यहाँ परस्पर अनन्य नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये अंतर संबंधित है, ठीक है, अंतर संबंधित रखे गए। अनन्य का मतलब होता है एकमात्र, उसके ऐसा कोई दूसरा नहीं। तो इसका संदर्भ ये आ रहा है कि इसकी जैसी अकेली लाइन नहीं है, बल्कि ये अंतर संबंधित है। सबसे पहले आर्टिकल 14 का, फिर 19 का, फिर 21 का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के कारण जीवन के अधिकार में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं सम्मिलित हो गई हैं। ऐसे लगभग 30 40 50 केसेस का जिक्र हमको हमेशा याद रखना चाहिए। फिर यह भार याचिकाकर्ता पर है कि सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया स्वेच्छाचारी है। एक्चुअली इसका बेसिक जो संदर्भ है इंग्लिश में ज्यादा सरल हमको लग रहा है। The burden lies on the petitioner to prove that the procedure established by law which deprives him of his life or personal liberty is arbitrary, ठीक है। तो ये जो है कथन इसका नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि गोपालनवाद के संदर्भ में ये चीज आई थी। हालांकि इसमें क्या है कि पहले और तीसरे जो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें कंफ्यूजन लैंग्वेज के कारण बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो संदर्भ है इसमें त्रुटिपूर्ण कथन के संदर्भ में हम 1 को इसमें मानकर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कथन है एक्चुअली एक्सक्लूसिव वाला, इसका मतलब ये होता है अगर ये कहते हैं कि अनुच्छेद 21 19 और 14 जो है वो अनन्य है, मतलब अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है, परस्पर एक दूसरे से वो अंतर संबंधित है, ठीक है। तो हमें मानकर चल रहे हैं कि इसमें 1 नंबर जो है वो त्रुटिपूर्ण कथन है। इसके पश्चात राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, बिल्कुल 1961 में, 1978 में और 2002 में। ये तो कई बार क्लासेस में बताया गया है।
वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। देखिए एक्चुअली क्या थोड़ा सा लैंग्वेज का इसमें अंतर है फिर भी, लेकिन अब क्या है कि चूंकि त्रुटिपूर्ण कथन इसमें फर्स्ट है, इसलिए इसको हमें सही इसको मानेंगे, क्योंकि इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वो चूंकि अब संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा है, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर का परिसीमन अभी हुआ है और नई विधानसभा के चुनाव होने अभी शेष हैं, लेकिन अभी जैसे जम्मू कश्मीर के साथ जो 4 प्रतिनिधित्व है 4 सदस्यों का, उनको जी जोड़ लें, दिल्ली से 3 प्रतिनिधित्व और पुडुचेरी से 1, तो वो 8 टोटल मिलाकर जो है राज्यसभा का संदर्भ आ जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है 3 यहाँ दिल्ली से हो जाते हैं, 1 पुडुचेरी से और 4 जो है जम्मू कश्मीर से हो जाते हैं वर्तमान समय में। एक्चुअली जो राज्यसभा की संरचना की जाती है उसमें राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और मनोनीत का जो संदर्भ रखा जाता है। मूल रूप से लिखा गया कि भाई 238 सदस्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, 12 सदस्य मनोनीत होंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से है। और फिर प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, बिल्कुल ठीक है। ये भी मेरे द्वारा बताया गया है कि 1951 में ये जो संशोधन हुआ था ये वास्तव में अंतरिम संसद ने किया था। ये तो मैं कई बार बताता हूं, वीडियोस में है ये। अंतरिम संसद एक्चुअली संविधान सभा का रूपांतरण था, तो वो एक सदनीय थी और इस चीज को चैलेंज भी किया गया था, ठीक है। तो ये जो पहला कथन है एक्चुअली ये त्रुटिपूर्ण है। कैसे त्रुटिपूर्ण है, मैंने जो मेरी किताब है जिसका भी सेकंड एडिशन अभी 1-1.5 महीने पहले आया है, फर्स्ट एडिशन बहुत लोकप्रिय रहा, सेकंड एडिशन भी अच्छा जा रहा है, तो इसमें देखिए मैंने परिशिष्ट में कुछ सारणियां दे रखी हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि किताबों को, नोट्स को, जो मैं बातें कहता हूं उनको ढंग से सुना कीजिए, ठीक है। उनमें काफी कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, एग्जाम में आ जाती हैं चीजें। यहाँ 12 नंबर पे लिखा हुआ है माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी, कार्यकाल है 2007 से 2017 तक, डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले दूसरे व्यक्ति, साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ माननीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी 1952 से 62 तक 2 बार निर्विरोध चुने गए एकमात्र उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये ध्यान रखें हम कि जो पहला वाला कथन है वहां पर तो ये गलत हो जाता है इसमें, तो फर्स्ट नंबर इसमें आ जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, इस किताब के परिशिष्ट में दिया था, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो, ई नोट जो क्लासेस में बताता हूँ, काफी कुछ पेपर उसमें से आया है और अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने करा भी होगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो सकता है। कैसे, मैं बात करता हूं इसकी। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 आंसर इसमें जो है आ जाएगा, ये कथन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 28 जो अविश्वास प्रस्ताव हैं, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, ठीक है, 28 अविश्वास प्रस्ताव है ना, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं। 10 अगस्त को मैंने एक वीडियो YouTube पर बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो था, काफी संख्या में विद्यार्थियों ने देखा। उसमें हमने बताया कि भाई जुलाई में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और 8 से 10 अगस्त तक उस पर बहस हुई थी। 10 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी डिटेल मैंने दी थी। तो 28 अविश्वास प्रस्ताव 10 अगस्त तक वाले में आ गए थे। तो ये तो कह रहे हैं 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 27 अविश्वास प्रस्ताव दिए टोटल, जबकि 28 हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला कथन सही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोकसभा जो संघ की मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 75 सेक्शन 3 के अंतर्गत वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसे इसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, बिल्कुल ठीक है। और लोकसभा स्पीकर जब उनको ये होता है कि ये महसूस होता है कि भाई इस पर सदस्यों की सहमति है अथवा नहीं, तो वो कम से कम 50 सदस्य जो है खड़े होकर उस पर अपनी अनुमति देते हैं, तब वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। एक्चुअली क्या है कि देखिए, टोटल अविश्वास प्रस्ताव तो इंदिरा गांधी के समय आए 15 अविश्वास प्रस्ताव। यहाँ इन्होंने लैंग्वेज दी है, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रत्येक वर्ष, है ना, 64 में कार्यकाल उन्होंने ग्रहण किया था और 66 में दुर्भाग्य से कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया था। तो 64 और 65 में उन्होंने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, ठीक है। अब जो सोर्स हमको मिलते हैं न्यूज़पेपर से, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर से, ऑथेंटिक जो सरकारी वेबसाइट हैं या ऑथेंटिक जहां से भी सामग्री मिल जाती है, क्योंकि मैं हमेशा प्रमाणों पे बहुत महत्व देता हूं, आप सभी जानते हैं, और इसीलिए प्रमाणों के साथ बताने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ एक मैं ये दिखाना चाहता हूं कि 10 अगस्त को जब हमने ये चीज बताई थी, तो ये मैंने पैनल PDF जो है वो प्रोवाइड करवाई थी, है ना, टेलीग्राम चैनल पर भी। एक बार हम देखते हैं इसको कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 28 बार पेश हुआ, ये हमने बताया था, ठीक है। अब इसमें हमने देखिए लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। अब यहां हम जब देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री सरकार के विरुद्ध 3 बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया, एक बार 1964 में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, हम समय लगाएंगे इसमें, लेकिन ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी और फिर आगामी एग्जामों में भी इसका सहयोग हमें मिल सकेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के विरुद्ध एक बार तो 1964 में अविश्वास प्रस्ताव आया और 2 बार 1965 में आया। अब अगर प्रत्येक वर्ष के हिसाब से गणना करते हैं तो प्रत्येक वर्ष में
इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध 2 बार 1966 में आ गया, 2 बार 1967 में आ गया, 2 बार 1968 में आ गया। मैंने और भी स्लाइड्स ली हैं। फिर इंदिरा गांधी के सरकार के विरुद्ध 2 बार 1974 में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ठीक है, 2 बार 1981 में आ गया, और ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस लाइन पर हम जाते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट जो हो रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं डाउट के कारण इसको एनसर्किल कर रहा हूं। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 28 अविश्वास प्रस्ताव आ गए हैं। 10 अगस्त को मैंने कहा कि वीडियो बनाया, 8 से 10 अगस्त तक बहस हुई थी, तो 28 अविश्वास प्रस्ताव आ गए, तो ये कथन सही नहीं है। लेकिन चौथे कथन पर जब हम जाते हैं, वो कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रत्येक वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। हो सकता है कि हमारे पास जानकारी इतनी प्रमाणिक ना हो, 64 में कोई अविश्वास प्रस्ताव आया ना हो, 65 में 3 अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन मैंने और इसको खंगाला है, तो अभी जो मेरे को डिटेल मिली उसमें 64 में 1 अविश्वास प्रस्ताव, 65 में 2 अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं। तो इस वजह से इसमें होने को तो आंसर एक ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक बार डिस्प्यूटेड इसी वजह से मानकर चल रहा हूं कि इसकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का हो सकता है कि इस पर कोई डिस्प्यूट राइज हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा खुद इसको लेकर मतलब एक कंफ्यूजन है। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक वर्ष में अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री सरकार के विरुद्ध जो है 2 बार 1965 में अविश्वास प्रस्ताव आए, और हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध तो कई बार अविश्वास प्रस्ताव 2-2 बार आए हैं एक ही ईयर में, है ना। तो प्रत्येक वर्ष का भी जो संदर्भ है, अब इसको जो है सत्र की गणना के हिसाब से सोचा गया है पेपर बनाने वालों के द्वारा, या जो किताब या जहां जिस मटेरियल से उन्होंने लिया है उस मटेरियल में इस पर लाइन थी, तो ये तो खैर आरपीएससी ही ज्यादा बेहतर बता सकेगी। तो ये मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की है, तो ठीक है, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो, ठीक है, और या हो सकता है हमारी जानकारी सही हो, तो वो डिस्प्यूटेड रहेगा, देख लिया जाएगा जब ये आंसर की आएगी, उस समय आरपीएससी की ऑथेंटिक आंसर की आएगी, जब ये देखा जाएगा। उसका 82 नंबर क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये जो ए है ये अनुच्छेद 39 ए में आ जाता है, ठीक है, सेकंड हो गया। फिर पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो अनुच्छेद 48 ए में आ जाता है, ठीक है, ये तो याद होनी चाहिए आपको। फिर काम करने का अधिकार जो है, कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल जो है 41 में दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। और डी जो है स्मारकों का संरक्षण, ऐतिहासिक कलात्मक महत्व के स्थान, वस्तु, स्मारकों का संरक्षण, उनको विनाश से बचाना, ये राज्य की बाध्यता होगी, इसको कई बार हम बताते भी हैं बहुत अच्छे से। तो 2, 1, 3, 4 जो है इसमें आ रहा है, तो 2, 1, 3 और 4, ठीक, तो 4 नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक अभी शायद 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो जो है मैंने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड किया था कैग को लेकर, और शायद 10-15 मिनट का वीडियो था, और उसमें जो है ये 149, 150, 151 बता रखे हैं। ये क्लास नंबर 8 है, नीति आयोग और कैग को लेकर ये क्लास है, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा दे रहा हूं क्योंकि जब मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हमारे वीडियोस, क्लासेस, ई नोट्स, पैनल पीडीएफ में से आ रही हैं, तो थोड़ा प्रमाणित भी कर दूं, किताब में से भी आ रही है, तो प्रमाणित करने के लिए मैं चीज हमेशा बताता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो क्लास नंबर 8 है जो अभी भी एप्लीकेशन पर पड़ी है, 8 नंबर की क्लास है। कमीशंस का जो फोल्डर है पॉलिटी में, वहां क्लास पड़ी है, जहां 149, 150, 151 ये तीनों ही आर्टिकल्स मैंने उल्लेख किए थे। जनरली क्या होता है कि हम अनुच्छेद 148 याद कर लेते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक में, लेकिन इसके 4 आर्टिकल थे, चारों आर्टिकल पे हमने बात की। तो अब कैग की नियुक्ति की अगर बात करते हैं ए, तो इसमें जो है अनुच्छेद 148 है। ऑडिट रिपोर्ट जो है डी 151 है, ठीक है। फिर कैग के कर्तव्य और शक्तियों की जब बात होती है, हम देखते हैं जरा, कैग के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149 है, ठीक है। कैग के कर्तव्य और शक्तियां, ये साफ साफ लिखा गया है, कर्तव्य और शक्तियां, तो बी जो है वो 3rd हो जाएगा इसमें, ठीक है। और संघ के खातों का प्रपत्र, फॉर्म्स होते हैं, वो उस प्रारूप में रखे जाएंगे जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं। तो सी जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये अनुच्छेद 150 है जो प्रावधान करता है कि संघ और राज्य के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे। तो ये आर्टिकल 150 आ जाता है, सी जो है, तो इसमें 4 हो जाता है। तो 1, 3, 4 और 2 है, तो 1, 3 और 4 और 2, ठीक है। तो ये इसमें आंसर है 1, 3, 4, 2, तो 1 नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि सूचना अधिकार का जो अधिनियम है, उस अधिनियम का ही एक पीडीएफ हमने लिया है, उसको हम देख लेते हैं। ये केंद्रीय सूचना आयोग है, ये धाराएं दी हुई है ये, ठीक है। तो 12 नंबर की धारा में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। हम शक्तियों की सबसे पहले बात करें तो 18 नंबर में इसकी शक्तियां दी गई हैं। चैप्टर 4 जो है उसमें सूचना की शक्तियां, कार्य, अपील और शास्तियां दी हुई है। 18, 19 और 20 एक साथ दिया हुआ है। यहां हम देख लें अगर, तो 18,
19, 12 जो है केंद्रीय सूचना का गठन है। 25 नंबर क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। 25 नंबर है मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, है ना, सूचना के संबंध में निरीक्षण करना, रिपोर्ट करना। तो ये शक्तियों से रिलेटेड नहीं है, हालांकि देखिए थोड़ा वही शब्दावली का ही थोड़ा सा अंतर मालूम हो रहा है। होना शायद क्वेश्चन ये चाहिए था कि निम्न में से कौन सी धारा सूचना की शक्ति और कृत्यों के बारे में है, जो कि 18 नंबर आता, ठीक है, 18 नंबर। लेकिन क्वेश्चन बना ये कि सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। 18, 12, 19 जो है, 12 जो है केंद्रीय सूचना का गठन है, 19, 18 जो है केंद्रीय सूचना की शक्ति कार्य है, 19 में शायद अपील का प्रावधान है, 20 में शास्ति, 19 में अपील है, 25 जो है मॉनिटर करने से रिलेटेड है, तो इसमें 1 नंबर आ जाएगा। हालांकि मैं इसकी लैंग्वेज से फिर भी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी कि केंद्रीय सूचना के कार्य और शक्तियों से संबंधित कौन सी धारा है, तब इसमें 18 नंबर जो था वो आंसर इसमें आ जाना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। अभी तो हम जो पेपर देके आए उसके हिसाब से बात करें। फिर किस आयोग ने, एक ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो इसको हम जो है सरकारी आयोग ही मानकर चल रहे हैं। एक बार अगर मुझे कहीं से इसका आंसर ऑथेंटिक मिल गया और अलग हुआ, वो डिफरेंट हुआ, तो मैं जरूर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे अभी हम इसको सरकारी आयोग मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं मिल पाया था मुझे, ठीक है, इसका आंसर, इसका प्रमाण नहीं मिल पाया। इन कदमों विचार कीजिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, केवल पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कांग्रेस प्रणाली, एक्चुअली कांग्रेस सिस्टम जो शब्द है वो रजनी कोठारी साहब ने विकसित किया था, है ना। कांग्रेस सिस्टम जो शब्द है ना, राजनीति विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान हुए प्रोफेसर रजनी कोठारी जी, ठीक है, प्रोफेसर रजनी कोठारी, और उनके द्वारा ये विकसित की गई थी टर्म कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली। बेसिकली स्टेट्स में 67 में इसका अंत हो गया था एक बार, है ना, और 77 में केंद्र में अंत हो गया था। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस प्रणाली का मतलब था एक दलीय प्रभुत्व, कांग्रेस ही केंद्र में, कांग्रेस ही राज्य में, जो दल बनते वो भी कांग्रेस से बनते, कांग्रेस ही राजनीतिक जो है यात्रा प्रारंभ हुआ करती थी, जो विभिन्न जो दलों का मिलन जो होता था वो भी कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस की शाखाओं में होता था। लेकिन 1989 में क्षेत्रीय जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व में, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुई, और गठबंधन राजनीति का दौर जो है वो यहाँ प्रारंभ होता है। 1989 से भारत में जो है गठबंधन सरकारों का जो दौर है वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, गठबंधन सरकारें, इस वजह से कहा गया कि कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। बिल्कुल ठीक है ये 1989 में, क्योंकि वहां से फिर हम देखते हैं कि गठबंधन प्रणाली जो कॉलिशन गवर्नमेंट है वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत अच्छे से लाइन दी हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने वहीं से ये डेटा लिया कि भले गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हो गया, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस देखा गया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को इस 1989 के 9वीं लोकसभा के चुनाव में 197 सीट मिली। सेकंड नंबर पर जनता दल 143 सीट मिली थी। तो ये सेकंड नंबर भी ठीक है ना। तो 1 और 2 ये दोनों ही यहां सही है। ठीक है, तो 4 नंबर इसमें आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के, ये कई बार क्लासेस में समझाया गया है, वीडियो पढ़े हैं, देखिए जो प्रमाण है उसको हम कह सकते हैं अच्छे से। मैंने कई बार कहा है कि जब राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन करने के लिए वो लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, ये चीजें कहता है। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लोक सेवा के बारे में दी गई हैं वही राजस्थान लोक सेवा के बारे में लागू होंगी, जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हाईकोर्ट के बारे में कही गई है वही राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में लागू होंगी। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन करने के लिए वो क्रिएट करते हैं लैंग्वेज को कई बार। तो आप देखिए कि यहाँ 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न, यानी मुख्य न्यायमूर्ति से अलग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि उच्च न्यायालय के जब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तब राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। लेकिन वहां 217(1) में लिखा गया कि जब मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा राज्य के। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ 4 नंबर राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, इनसे परामर्श किया जाएगा। ध्यान रखिए दोनों चीज लिखी गई है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी हाईकोर्ट की जब, तब तो राज्यपाल से, और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे राष्ट्रपति। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अलग न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार चर्चा करते हैं।
मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि वीडियोस को, क्लासेस को पूरा देखा कीजिए, चाहे यूट्यूब पे देखते हैं चाहे एप्लीकेशन पे देखते हैं, या तो देखिए मत, और देखते हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि किस मिनट में किस सेकंड पे कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात कह दी गई है जो वैसे का वैसा क्वेश्चन में आ जाए, और आपने 20 मिनट का वीडियो 18 मिनट देखा, 2 मिनट नहीं देखा, मतलब नहीं है। क्योंकि वैसे भी मेरे वीडियो में मैक्सिमम क्लास की काम की बात होती है, ठीक है। 20 मिनट के वीडियो में शायद 2 या 3 मिनट कोई अन्य बातें होती होंगी, बाकी सारी काम की बातें होती है, ठीक है। और कई बार तो पूरे के पूरे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट काम की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी तो बहुत सारे रील्स वगैरह, कॉमेडी और बहुत सारे पिक्चरों के और बहुत सारे मोटिवेशन की चीजें देखते रहते हैं ना हम, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है पूरा वीडियो नहीं देख सकते, पूरा वीडियो देखना चाहिए। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? ये राज्य पुनर्गठन आयोग का इसमें संदर्भ है, ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। 89 है, कौन सा कथन राजस्थान मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल, क्योंकि पहली विधानसभा से लेकर के और चौथी विधानसभा तक इनका जो है कार्यकाल का संदर्भ रहता है 54 से, और 71 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, 17 साल तक, तो 4 बार 4 विधानसभाओं में रहे। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, नियुक्त मुख्यमंत्री हम कहेंगे इनको। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये गलत है, क्योंकि हीरालाल देवपुरा जी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये ई नोट्स में दिया हुआ था, मैंने ये सारा बहुत अच्छे से दिया था। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे, बिल्कुल ठीक है, तो 3 नंबर इसमें जो है सही नहीं है। और ये जो है हमारे ई नोट्स दिए में 7वीं विधानसभा जो है 1980 से 1985 तक रही। 3 व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के रूप में, सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981 तक, इसके पश्चात 1981 से 1985 तक श्री शिवचरण माथुर, और इनके पश्चात 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक श्री हीरालाल देवपुरा, जो सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये लगभग 8-10 दिन पहले टेलीग्राम्स पे डाल दिए गए थे, ये ई नोट्स एप्लीकेशन पे डाल दिए गए थे, ठीक है। अगर पढ़े आप लोगों ने तो बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। फिर राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? ये 91 संविधान संशोधन से प्रोविजन किया गया, ठीक है, 91 संविधान संशोधन, ठीक है ना, 2003, और इसमें जो है अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान किया गया, आर्टिकल 164 में। वही कंफ्यूज करने के लिए राजस्थान शब्द दे दिया, राज्य मंत्रिपरिषद शब्द है, अब राज्य मंत्रिपरिषद में राजस्थान दे दिया, क्योंकि आरएएस का पेपर राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन है। तो अधिकतम सदस्य संख्या तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे, यानी 200 सदस्य संख्या विधानसभा की, तो 30 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री यानी 30। न्यूनतम है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, तो मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री, 12 जो संख्या है मंत्रिपरिषद की, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये न्यूनतम संख्या है, याद रख लीजिए, आगामी पेपर्स में काम आ सकेगा। अभी मेंस में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ सकेंगे, इस वजह से बहुत अच्छे से इन चीजों को सुन लीजिए। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में से भी बनने की संभावना रहती है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 91 संविधान संशोधन के बारे में 15 शब्दों में लिखे 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 129, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने कराने का प्रयास किया एप्लीकेशन पर, पूरा चुनाव आयोग की वेबसाइट से, भारत सरकार की जो PIB वेबसाइट है वहां से डिटेल दी थी, ठीक है, अपनी किताब में भी दिया, तो वहां हम बात करते हैं कई बार इन चीजों की, ठीक है। तो राजस्थान का तो जो संदर्भ है, एक निर्वाचित विधायक के वोट का वैल्यू जो है वो 129 आ जाती है, 129 आ जाती है, ठीक है। इसमें फिर जनगणनाओं का संदर्भ आ जाता है, वो सारी बात हम कर चुके हैं पहले। तहसीलदार की नियुक्ति होती है, अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और रोचकता ये है कि इसका ये मेरी किताब के परिशिष्ट में ये लाइन आपको मिल रही है, ठीक है, परिशिष्ट में लाइन मिल रही है ना। देखिए जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलना बहुत कम किताबों में ये मिलेगा। राज्य प्रशासन जो किताब आती है, सुरेंद्र कटारिया सर की किताब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वान हमारे गुरुजन हैं, तो उनकी किताब में से मैंने ये जानकारी लिखी थी, और आज RPSC ने इस जानकारी को पूछ लिया। देखिए जरा यहाँ पर, तहसील का मुख्य अधिकारी तहसीलदार है, जिस पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी राजस्व मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RPSC रिक्रूटमेंट निकाय है, राजस्थान लोक सेवा भर्ती निकाय है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होता है तहसीलदार का वो राजस्व मंडल के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये राजस्व मंडल के द्वारा अपॉइंटमेंट, ठीक है, तहसीलदार की नियुक्ति, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने हो सकता है राजस्थान लोक सेवा लगा दिया हो, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे जब भी हम चीजों को जान पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी, तो राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम है 2021 का। इसके लिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि जब भी कोई अधिनियम, संशोधन, अध्यादेश, कानून
बिल के बारे में आपको जानना हो तो पीआरएस की जो वेबसाइट है prs.org है ना, उसको देख लिया कीजिए। तो ये पीआरएस में स्टेट्स के अधिनियम भी दिए होते हैं। ये राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल 2021 और इसमें यह लाइन लिखी गई है, ठीक है, कि बिल ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को ग्राम विकास अधिकारी नाम देता है। ठीक है, 2021 का संदर्भ है ये, ध्यान रखिएगा। पीआरएस वेबसाइट बार बार आपसे कहता हूं, वहीं से मैंने भी लिया है, ऑथेंटिक सूचना हमारे पास हो गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी कर देता हूं। ठीक है, इसको एनलार्ज कर देता हूं। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान लोक सेवा के संबंध में निम्न कदमों विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल ठीक। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। बार बार बताया है, कई बार बताया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 316 या अनुच्छेद 317। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग तीनों में ही अध्यक्ष और सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की जांच प्रक्रिया के पश्चात समावेदन दिया जाता है और राष्ट्रपति के आदेश से उनको पद से हटाया जाता है। अनुच्छेद 145 और अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियम और अनुच्छेद 317 लोक सेवा के संदर्भ में। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे साहब बढ़ गए आगे। 97 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, मानव अधिकार अधिनियम 1993 में आया, 2 बार संशोधन हो चुका है, 2006 में, 2019 में। अभी कुछ दिन पहले एप्लीकेशन पे क्लास में बताया और यूट्यूब पे भी बताता रहता हूं। ठीक है, इसके प्रावधानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। गलत, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। मूल रूप से 4 थे, अब 2 हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ठीक है ना, ये भी बताया था। अभी यूट्यूब वाला जो पेपर सॉल्यूशन कराया था राजस्थान पॉलिटी का, बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आगे देखा कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें भी ये एक क्वेश्चन में बता रखा था मैंने, एग्जैक्ट राजभवन की वेबसाइट से प्राप्त जो सूचना थी उस सूचना के आधार पर ये क्वेश्चन हमने दे रखा था। ठीक है, राजभवन की वेबसाइट से वो लाइन हमने ली थी कि कब जो है इनका अपॉइंटमेंट किया गया। तो वर्तमान न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास के अध्यक्ष हैं, तो केवल 2 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्लास नंबर 6 राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें 2006 में अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये एप्लीकेशन पर ये क्लास अपलोड की थी अभी कुछ दिन पहले और उसमें हमने लिखा है। ठीक है, ये जो संशोधन होने के पश्चात इंग्लिश में लैंग्वेज है, हिंदी में यह हमने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये मेरी किताब में चैप्टर दिया था, उसमें लिखा हुआ है 2006 के संशोधन से 2 सदस्य तक सीमित कर दिया गया। ये बुक में है और ये ई नोट्स है। ठीक है, ये बुक और ये ई नोट्स है ना, तो ये सारी प्रमाणिकता है श्री गोपाल कृष्ण व्यास माननीय अध्यक्ष। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति किस विषय संबंधित है? ये ई नोट्स में भी दिया। ठीक है, एप्लीकेशन पे कोर्स में भी कराया है ना, लोकायुक्त से संबंधित है और लोकायुक्त सचिवालय की वेबसाइट पे दिया हुआ है। लोकायुक्त सचिवालय की वेबसाइट पर दिया हुआ है। देखिए जरा, ये क्लास नंबर 7 जो एप्लीकेशन पर डाली है मैंने, ठीक है, क्लास नंबर 7 एप्लीकेशन पर डाली, इसमें दिया हुआ है वर्ष 1973 में बनाए गए लोकायुक्त अधिनियम में समय की मांग और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रभावी संशोधनों की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को इस प्रावधानों को संशोधित करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए महाधिवक्ता श्री नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है साहब, ये वहीं से स्क्रीनशॉट हमारी टेक्निकल टीम ने लिया, उनको धन्यवाद है। और मुझे लगा कि बताऊंगा तो आपको थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। फिर ये ई नोट्स है ना, ये एप्लीकेशन में क्लास, ठीक है, और ये जो है ई नोट्स है ना, ई नोट्स जिनके प्रिंट आउट की भी सुविधा दे रखी है। पीडीएफ डाउनलोड आप करके प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने हिसाब से कहीं से भी। तो राज्य सरकार द्वारा ये हमने लिखा है यहाँ लोकायुक्त के संदर्भ में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 है ना के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में 1 सदस्य आयोग है, तो 1 और 2 दोनों सही आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग से हमने लिया है जुलाई 1994 अंडर आर्टिकल 243 के।
और स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए सिंगल मेंबर कमीशन हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव ये कराता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में, इंग्लिश में के हो गया, हिंदी में ट हो गया। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट के हिसाब से क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर के हिसाब से। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? तो जोधपुर में, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये लगभग जो 25 क्वेश्चन है आज, बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सरल हैं, डेफिनेटली एवरेज हैं, कुछ क्वेश्चन ही कठिन हैं और काफी सारे क्वेश्चन हमारे वीडियोस में, ई नोट्स में से और किताब में से आए हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए। और कट ऑफ को लेकर देखिए, पूरा जो ओवरऑल पेपर का डिस्कशन जो संस्थान या जो लोग करा रहे हैं, तो उनको ये वीडियोस को एक बार देख लीजिए। बाकी पेपर की जो कट ऑफ है कई कारकों पर निर्भर करती है, अटेंडेंस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, पेपर के सब जो पार्ट्स हैं वो कितने कठिन या सरल आए उस पर भी डिपेंड करती है। तो फिर भी पेपर का भी एक बार ओवरऑल जो प्राथमिक रूप से मैंने सारा जो पेपर देखा है, ठीक है, उसके आधार पर फिर पॉलिटी के जो क्वेश्चन देखे हैं उसके आधार पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अराउंड 80 प्लस जो है इसमें, मतलब कट ऑफ का एक सामान्य आइडिया मैं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर या नीचे हो जाए। 80 प्लस जो है मुझे लगता है इतने जिनके अभी आ रहे हैं, एक बार वो इसमें इस पेपर में मेंस की तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हैं। 75 प्लस वाले भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 70 स्कोर यदि आ रहा है थोड़ा सा, वो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें एक बार वो देख सकते हैं कुछ वीडियोस वगैरह। और फिर विभिन्न कैटेगरीज का देखिए, पिछले सालों के आप कट ऑफ देख लीजिए, आरपीएससी की वेबसाइट पर पड़ी है, और उसमें हर कैटेगरीज के जो कट ऑफ है उसमें कितना वेरिएशन आता है, उस वेरिएशन को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सामान्य स्वरूप में इसका संदर्भ दे रहा हूं कि जो एक सामान्य जनरल कैटेगरी का जो संदर्भ है उसमें 80 प्लस जो मार्क्स हैं वो मैं मानकर चल रहा हूं कि इसमें सेफ स्कोर हो जाएगा। अब जो अदर कैटेगरीज में आ रहा है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, ठीक है, अदर जो भी कैटेगरीज हैं आरपीएससी में, वो पिछले सालों के आप देख लीजिए आरपीएससी का संदर्भ, और उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि आपके स्कोर कहाँ बैठ रहा है। 2-3 जो कोचिंग्स हैं अच्छी, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं अच्छे, उनको भी देख लीजिए, एक बार आइडिया मिल जाएगा और उसके हिसाब से मेंस की तैयारी कीजिए। मैं बहुत जल्दी आप सभी से एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर मिलता हूं अपने पॉलिटी जोन पर, और फिर आगे की कुछ यात्रा हम लोग शानदार तरीके शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का हमारा काम चल रहा है बढ़िया तरह से, और आप सभी उसमें जुड़ रहे हैं, और आरएएस का मेंस के हिसाब से भी मैं कुछ नई चीजें जो है बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ आप सभी से। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, सकारात्मक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।